हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पौधों का पोषण। आज जो हमारा बायोलॉजी का वन लाइनर सीरीज है, ये वन लाइनर सीरीज जो हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं पौधों का पोषण। कि पौधे जो हैं, जो पादप हैं, वो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं या फिर उनमें वृद्धि किस प्रकार से होती है, उन्हें किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, इनके बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि हमारा पहला वीडियो बेनिफिशियल हुआ है। चलिए स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम लोग हर पॉइंट पर जिक्र करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, हर पॉइंट्स को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, और कोशिश कीजिए आप लोग कि नोट्स लेके बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए। जो भी पॉइंट्स, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, उस एक्सप्लेनेशन में भी कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा मैं बोल जाता हूं, शायद वो भी आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसलिए नोट पेन लेके बैठिए ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर सके, है ना। नोट डाउन करने से क्या होगा, आपकी मेमोरी में जाएगा, है ना। देखिए, एक तो मैं बोल रहा हूं, बोलने से आपको सुनाई देगा तो समझ में आएगा, उसके बाद आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तब भी आप एक और बार मेहनत कर लिया आपने। इससे भी आपकी चीजें और आपका जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा ग्रैब करने का। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पौधों का पोषण, मतलब पौधे जो है किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या कहता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। द मैक्सिमम, देखिएगा एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि अगर ये कोई पादप है, यहां पर सॉइल है, इसका सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या होता है, प्लांट्स का रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, ROOTS। ठीक है। उसके ऊपर में देखिएगा तो ये स्टेम पार्ट होता है, स्टेम, जिसको तना कहते हैं, हिंदी में इसको तना कहते हैं। इसके ऊपर में देखिएगा तो इस तरह का लीफ वाला पार्ट होता है, लीफ होता है। ठीक है। तो यहां पर जब देखिएगा, ये रूट्स हैं, है ना, रूट्स सॉइल के अंदर होता है। देखिएगा, पादप में जो है एक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी वृद्धि होती है और एक गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत भी गति होती है, वृद्धि होती है। अब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगर वृद्धि की बात कीजिएगा पादप में, तो जो स्टेम का पार्ट है, जो जमीन से ऊपर का भाग है, वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर हम जमीन के अंदर जो जड़ वाला पार्ट है दिखेंगे उसको, तो वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होकर कार्य करता है, अधीन होकर इसकी वृद्धि होती है। अगर हम यहां पर देखें, देखिए ये सारे पॉइंट्स ना, ये सारे पॉइंट्स डिटेल्ड वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा समझाना आवश्यक इसलिए है ताकि आप कनेक्ट कर सके हर पॉइंट्स को। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो रूट्स वाले पार्ट्स हैं, वो कहाँ है, सॉइल के अंदर हैं। अब सॉइल जो है, सॉइल को हमको कैसा बनाकर, सॉइल देखिए पोरस होता है, मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें छिद्र के माध्यम से जल भी जाता है। एक तो बाहर से जल गया, और दूसरा जो जल इसको प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर से। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर जो जल की उपस्थिति होती है, वहां से भी जिस जड़ को, रूट्स को जो है जल की प्राप्ति होती है। अब जल के साथ ये क्या करता है, मिनरल्स भी ले जाता है। क्या ले जाता है? मिनरल्स भी ले जाता है, मतलब खनिज लवण जिसको कहते हैं, खनिज तत्व जिसको कहते हैं, वो भी प्राप्त करता है। कहां से? मिट्टी से प्राप्त करता है, और यहां पर से जल भी प्राप्त करता है। क्योंकि हम सिंचाई भी करते हैं, तो इस रूट वाले सॉइल जो जहां से कनेक्ट होता है, वहां पर ही हम इसको क्या कहते हैं, पानी भी देते हैं, जल की सिंचाई भी करते हैं, हम यहीं से करते हैं, ताकि जो जल है वो अंदर जाए, ताकि रूट्स तक इसको इसको पहुंचा पाए, और रूट जो है इसको अदर पार्ट में भेज सके। अब देखिए कि क्या होता है कि जल को ले जाने वाला जो पाइप होता है, याद रखिएगा, जल को ले जाने वाला तने, अब जड़ से ऊपर उठा जल, अब तने में गया, और तने से जब ये ऊपर की ओर उठेगा, तो ऊपर की ओर उठाने वाला जो होता है उसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। देखिए, जाइलम जो है वह पादप में जब संवहन की बात करते हैं, तो पादप में संवहन के लिए दो उत्तक जो है, या फिर दो पाइप होते हैं, दो ट्यूब लाइन्स होते हैं, है ना। दो ट्यूब्स, मतलब कि वैसी प्रणाली जिसके द्वारा पादप में पोषण और साथ ही साथ जो पोषक तत्व होते हैं उसका संचरण जिस माध्यम से होता है, उसी को हम पादप का संचरण कहते हैं। अब पादप में संचरण के लिए जैसे हमारे शरीर में शिरा और धमनी होती है, उसी प्रकार से पादप के अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम का नली होता है, मतलब पाइप सिस्टम बना हुआ है। ठीक है।
जैसे घर में भी जल के आने के लिए भी पाइप सिस्टम बना हुआ है, उसी प्रकार से पादप में भी पाइप सिस्टम बना हुआ है। तो जो खनिज लवण जो जमीन के अंदर से रूट ने अवशोषित किया, वो जाइलम के माध्यम से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचेगा। पहुंच गया, पहुंचने के बाद देखिएगा कि ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से भोजन का निर्माण होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने जिक्र किया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है या फिर उससे किसका निर्माण होता है, क्या क्या चीजें बाय प्रोडक्ट में मिलती है अपने को। तो हमने कहा कि यहां से जो है अपने को क्या है कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का तैयार हुआ। अब भोजन जो बन गया, जल तो ऊपर चढ़ गया, लेकिन भोजन जो बना अब अन्य जगहों पर जाने के लिए जो पाइपलाइन होता है, पाइपलाइन को फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है पादप का संवहन। अब इसी संवहन के दौरान जो है अब इसको क्या करना है, पादप को वृद्धि भी करना है, ग्रो करना है ना। फल आने हैं इसमें, फूल आने हैं इसमें, पादप को क्या करना है, ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए पादप को क्या चाहिए, खनिज लवण चाहिए। तो कहां से मिला, सॉइल से खनिज लवण मिल गया। साथ ही साथ क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो आसमान से सनलाइट मिल गया। अब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद पादप में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, पादप में वृद्धि हुआ। ठीक है, इतना पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके वन लाइनर पॉइंट्स को समझते हैं। कहता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है कि विच प्लांट नीड टू ग्रो, जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए आवश्यक है, ग्रो करने के लिए नीड है, इज एब्सॉर्ब्ड बाय द, किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। कहने का मतलब है कि प्लांट्स को जो मैक्सिमम वाटर की आवश्यकता होती है, मैक्सिमम जो जल की आवश्यकता होती है, तो वो पादप के किस भाग के द्वारा जो है अवशोषित की जाती है या फिर उसको ग्रहण की जाती है। तो याद रखिएगा, जड़ के द्वारा, रूट हेयर्स। देखिएगा जड़ जो होता है, जड़ में क्या होता है, हेयर्स होते हैं, पतले पतले हेयर्स होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। मूल रोम कहते हैं, मूल रोम, रूट हेयर्स। देखिए उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा, क्या कहता है, जब किसी पेड़ की छाल को उसके आधार, व्हेन द बार्क ऑफ अ ट्री रिमूव्ड इन अ सर्कुलर फैशन, मतलब अगर कोई पेड़ है हमारे पास, पेड़ के जो तने होते हैं वो गोलाकार होते हैं, है ना। मोस्टली आपने देखा होगा जो पेड़ के तने होते हैं गोलाकार होते हैं। तो पेड़ का तना जो है वो कवर्ड होता है, वो किससे कवर्ड होता है, तो याद रखिएगा वो अपने छाल से, जिसको कि अंग्रेजी में बार्क कहते हैं, हिंदी में इसको छाल कहते हैं। कहता है कि अगर हम इस छाल को हटा दें, नियर, कहां से, ऑल अराउंड द नियर इट्स बेस, इसके बेस मतलब पौधा है ना, ये कोई पौधा है, जमीन से यहां जुड़ा हुआ है, ये ऊपर में इसका लीफ वाला पार्ट है, और जड़ के पास जो इसका जो बेस है, नियर इट्स बेस, इसके बेस के नजदीक से अगर हम इसके स्किन को, स्किन मतलब छाल को, ये जो छाल है बाहर में, चारों तरफ से अगर हम इस छाल को रिमूव कर दें, इसको क्या किया हमने, रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, तो याद रखिएगा, तो वो धीरे धीरे जो पेड़ है वो सूखने लगेगा। क्या होगा, वो धीरे धीरे सूखने लगेगा, और क्या होगा, पेड़ मुरझा जाएगा या पेड़ खत्म हो जाएगा। कारण क्या है, तो जड़ों में जो ऊर्जा की कमी हो जाती है, जड़ों में ऊर्जा की क्या होगी, कमी हो जाएगी, जिस कारण से जो है पेड़ जो है वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा या पेड़ जो है मृत अवस्था में चला जाएगा। कारण क्या है, जब हम उसके बेस, आधार के पास से उसका जो चारों तरफ का बार्क है मतलब छाल है, जब उसको हम हटा देंगे तो जो जड़ है उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं ऊर्जा प्राप्त होगी, तो याद रखिएगा जो भोजन है, भोजन सही से वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण से जो है क्या होगा, पौधे मर जाएंगे या मुरझा जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है स्टेम ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन, स्टेम मतलब पौधे का तना, ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए तने का काम होता है कि जैसे कि पौधे का विभिन्न अंग होता है, जैसे कि फल है, फूल है, या फिर उसकी पत्तियां हैं, उसकी टहनियां हैं, है ना। तो कहता है कि स्टेम ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, जो तना होता है पौधे का वो क्या करता है, भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। कहां तक, तो ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के
प्रत्येक भाग में इसको पहुंचाने का काम करता है। तो क्या है कि उसका काम होता है स्टोरिंग द फूड एंड शेपिंग द प्लांट्स। जो तना है उसका काम होता है। अब देखिए क्या है, जैसे कि हम किचन है हमारे घर में, है ना, हर घर में किचन होता है और साथ ही साथ किचन के साथ जो है एक स्टोर रूम भी होता है जिसमें हम आने वाले समय के लिए भोजन संचित करके रखते हैं। उसी प्रकार से पेड़ के अंदर जो भोजन संचित होता है वो स्टोर जो होता है वो कहाँ होता है, तो उसके स्टेम में होता है, मतलब उसके तने में होता है। और तने में स्टोर होने की वजह से जो है जब जरूरत होती है तो उस तने से जो है अन्य भागों तक भोजन पहुंचता है, अन्य भागों तक फ्लोएम के माध्यम से। याद रखिएगा, फ्लोएम के माध्यम से जो है भोजन जो है पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचने का कार्य करता है। याद रखना है, स्टेम का काम होता है भोजन को स्टोर करने का। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, हिंदी भी देख लीजिए आप लोग। पौधे का तना पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाने में मदद करता है। यह भोजन के भंडारण और पौधे को आकार देने में मदद करता है। याद रखिएगा, तना का ही काम है पौधे को आकार देना और साथ ही साथ पौधे को पोषण देना, पौधे के विभिन्न भागों तक पोषक तत्व को पहुंचाना भी किसका काम है, तने का काम होता है। अगले पॉइंट पे, वाटर इज कंडक्टेड इन वस्कुलर पार्ट प्लांट्स बाय। जो वस्कुलर प्लांट होते हैं उसमें जल का संवहन, जल का जो क्या कहते हैं, कंडक्टेड, वाटर इज कंडक्टेड मतलब कंडक्शन जो होता है, जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो अभी जस्ट मैंने पहले बताया था, जाइलम टिश्यू के द्वारा, जाइलम के द्वारा। जाइलम जिसमें जल लगा हुआ है, जल लगा हुआ है वो जल के लिए काम करेगा, जिसमें फल लगा हुआ है वो फ्लोएम होगा, मतलब जो फ्लोएम फल। याद रखिएगा, याद रखने के लिए क्या करेंगे, जाइलम जल, ठीक है, जो जमीन से जल और खनिज को ले जाने का काम करेगा वो पाइपलाइन जाइलम होगा। और जो फल को ले जाने का मतलब जो पका हुआ भोजन, फल क्या कहेंगे हम, जो हमने प्रोसेस किया, उस प्रोसेस में जो हमें प्राप्त होता है उसको हम फल कहते हैं। जैसे कोई कर्म किया हमने, उस कर्म का जो फल होता है, उसी प्रकार से जो प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, एक प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के दौरान जो भोजन बना उसी को हम लोग फल बोले। तो फल फ्लोएम के द्वारा जो है फल का आदान प्रदान होता है और जाइलम के द्वारा जल और खनिज का आदान प्रदान होता है। तो वही पार्ट यहां पर कहता है, संवहनी पौधों में जिसमें संवहन तंत्र होता है में जल का संचालन जो है किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, जाइलम टिश्यूज के द्वारा होता है। अगले पॉइंट में बात करें, कहता है द जाइलम इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली। जाइलम जो होता है प्लांट्स का वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, क्या कार्य करता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया जाइलम जैसे बोलेगा तो जल याद रखेंगे, जाइलम जैसे ही बोलेगा तो जल को याद रखेंगे और कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है जाइलम ऊतक का यूज किया जाता है। जाइलम एक संवहनी तंत्र होता है पादप के अंदर। संवहनी तंत्र में जाइलम और फ्लोएम दो पाइपलाइन है, जिसमें कि जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल। याद रखेंगे, कनेक्टिंग वर्ड्स जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक याद नहीं होगा। कहते हैं पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल और खनिजों का परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, देखिए कहता है फ्लोएम इन प्लांट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेम मैंने अभी बताया, फ्लोएम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, फ्लोएम किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कार्य होता है फ्लोएम का, तो याद रखिएगा फ्लोएम का जो कार्य होता है वो होता है भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भोजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जो है वो किसको दिया गया है, फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फल, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारी क्रियाओं के द्वारा प्राप्त हुआ है उसको फल बोलेंगे। फल मतलब हो गया भोजन, अब उसको हम ग्रहण करेंगे तो एक पाइपलाइन है प्लांट्स में जिसको फ्लोएम कहते हैं, उसके द्वारा जो है भोजन जो है विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा। अगले पॉइंट पे बात करते ही कहता है द लिविंग टिश्यू which acts as a carrier of organic nutrients in higher plants। higher plants में याद रखिएगा क्या कहता है, उच्च पौधों में कार्बनिक पोषक तत्व, जो कार्बनिक पोषक तत्व है उसका वाहक, वाहक मतलब ढोने वाला, लेके जाने वाला, वाहक के रूप में कार्य करने वाला जो जीवित ऊतक है, जो लिविंग टिश्यूज है वो कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहा यहाँ पे, कार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व हमने बताया था, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें क्या बनाएगा, शुगर बनाएगा या ग्लूकोज बनाएगा।
C6H12O6, है ना, हमने बताया था। तो C6H12O6 क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड होता है, कार्बन होता है। तो कार्बनिक पोषक तत्व ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? भोजन ही हो गया ना। भोजन का क्या कर रहा है? वाहन कर रहा, मतलब वाहक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन काम करेगा वाहन करने के लिए? याद रखेंगे फ्लोएम, फल वाला फ्लोएम। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। कहता है प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, प्लांट जो है मुख्यतः जो है अपना पोषक तत्व कहां से प्राप्त करता है? तो पोषक को देखिए, पोषक प्राकृतिक तौर पर अगर हम बात करें, पौधे में जो पोषण है वो प्राकृतिक तौर पर मेनली जो है उसके जमीन से होता है, उसके सॉइल से होता है। क्योंकि मैंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट का जो रूट होता है वो रूट ही जमीन के अंदर रहता है, जो कि विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। क्योंकि उसमें रोम्स होते हैं, उसमें बहुत महीन छिद्र भी होते हैं जो अवशोषण का कार्य करते हैं, चाहे जल हो चाहे मिनरल्स हो। जल के साथ मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम बाहर से भी कोई खाद वगैरह डालते हैं, कोई कंपोस्ट डालते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो या फिर केमिकल कंपोस्ट हो, जब हम डालते हैं तो वो सॉइल पर ही डालते हैं। सॉइल पर डालने के बाद जल जब जाता है तो जल से धीरे धीरे ये जड़ तक पहुंचता है। जड़ क्या करता है? उस पोषण को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से? याद रखेंगे, जाइलम के माध्यम से। ठीक है, तो कहां से प्राप्त किया? तो सीधा सीधा मतलब है कि कहां से प्राप्त करेगा? वो मिट्टी से प्राप्त करेगा, सॉइल से प्राप्त करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आप लोग देखिए इस वीडियो को और आसानी से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारा बस यही काम है कि आप तक अपने बातों को पहुंचाना। आपके लिए, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। चलिए अगला पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है नाइट्रोजन, पौधे, प्लांट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे फॉर्म में होता है। कहता है नाइट्रोजन है तो वो किस फॉर्म में प्लांट जो है, पौधे जो है वो प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में जो है पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन जो है वो पौधे का अच्छा पोषक तत्व होता है। तो कहता है कि नाइट्रोजन जो है कई सारे यौगिकों में भी हो सकता है, नाइट्रोजन सिंगल भी रह सकता है। तो नाइट्रोजन का वह रूप जो कि पौधे जो है अपने पोषण के लिए प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रेट प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट प्राप्त करते हैं। अगले पॉइंट में है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से यह तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। कहता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो है पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? याद रखिएगा सोडियम जो है वो पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। तो अमॉन्ग द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दिस एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल। क्या कह रहा है? नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी नहीं है या फिर कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो याद रखिएगा सोडियम जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगले पॉइंट पे जो है बताया कि प्लांट के ग्रोथ के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट के ग्रोथ के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट, बृहत पोषक तत्व जो है वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ये सारे जो होते हैं तत्व जो हैं ये बृहद पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्लांट के वृद्धि ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। प्लांट के ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मटेरियल होते हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन है? तो पोटेशियम, याद रखिएगा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट फॉर द प्लांट आर। जो प्लांट के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? और भी हैं, तो कौन कौन सा? बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन एंड निकेल। ये भी क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व। एक था हमारा ये मैक्रो है, याद रखिएगा ये मैक्रो है, ये बृहद पोषक तत्व है। ठीक है, और मैक्रो सूक्ष्म मतलब कम मात्रा में।
देखिएगा जो हमने बताया पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये क्या है, बृहत है, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो मिक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो चाहिए, मतलब कम मात्रा में चाहिए। बोरोन चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीज चाहिए, कॉपर चाहिए, मेलिब्डेनम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, आयरन चाहिए और निकेल चाहिए। ठीक है, चलिए, among the boron, potassium, sodium and magnesium, it is not an essential nutrients for plant. इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा इसेंशियल आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? तो सोडियम, अभी जस्ट मैंने बताया था सोडियम भी है इसमें, तो सोडियम जो है वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व कौन कौन सा है? बोरोन है, यहाँ पर है बोरोन है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीज भी है और मैग्नीशियम भी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। The nutrient that is most useful for enhancing oil content in mustard crop, जो तेलहन होते हैं, तेल वाले फसल होते हैं, उसमें देखिएगा जो बीज, सरसों, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जो सरसों है तो सरसों के बीज में मैक्सिमम तेल होना चाहिए, है ना, तभी तो अच्छे फसल का उत्पादन हुआ। तो कहता है कि द न्यूट्रिएंट्स, वह पोषक तत्व दैट इज मोस्ट यूजफुल, जो कि महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, बहुत यूजफुल है, इनहांसिंग मतलब बढ़ाने के लिए, इनहांस करने के लिए, ऑयल कंटेंट मतलब तेल क्या जो उसके अंदर मात्रा है उसको इनहांस करने के लिए, किसमें, मस्टर्ड क्रॉप में, है ना, मतलब सरसों की फसल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी पोषक तत्व क्या है? याद रखिएगा, सल्फर है। क्या है? सल्फर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, दिस न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर नोडल फॉर्मेशन, गांठ निर्माण, है ना, गांठ निर्माण में, अब गांठ कहां निर्माण होता है? तो याद रखिएगा दलहन फसल जो होते हैं उसके जड़ों में गांठों का, नाइट्रोजन का जो अवशोषण होता है वहां पर गांठों का निर्माण हो जाता है। कहता है द न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर नोडल फॉर्मेशन इन लेगमेज, है ना, यह पोषक तत्व फलियों में गांठ निर्माण के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा बोरोन, क्या है? बोरोन है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कहता है द पीचर प्लांट, अमरबेल, ब्लैडर बॉट और सूरजमुखी में परजीवी का पहचान करें। इनमें से परजीवी कौन है? तो याद रखिएगा जो अमरबेल है वो क्या है? परजीवी। ठीक है, दूसरे पर जीवन का निर्वाह करने वाले को परजीवी कहते हैं। इसमें से कौन है? तो परजीवी, अमरबेल जो है वो परजीवी है। बेल होता है मतलब लताएं होती है, ये दूसरे प्लांट पर ही अपना ग्रो करती है, दूसरे प्लांट से ही न्यूट्रिशन को प्राप्त करती है, इसीलिए अमरबेल को, इसको अंग्रेजी में कास्काटा कहते हैं, याद रखिएगा। तो अमरबेल को ही क्या कहा गया? दूसरे से पोषण प्राप्त करने वाला कहा गया है। ठीक है, देखिए इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं जो प्लांट्स में क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि फसल लॉगिंग एक विधि है। फसल लॉगिंग क्या है? एक विधि है जिसमें क्या होता है, तो फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं की आवश्यकता का आकलन करना मतलब उसके बारे में पता लगाना, आकलन करने के लिए पादप विश्लेषण, जो पौधे हैं, जो फसल है, उसमें जो पोषक तत्व की आवश्यकता है, मतलब कितना पोषक तत्व उस फसल को आवश्यकता है, या फिर फसलों में पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है, उसके लिए जो विश्लेषण होता है, जो पादप विश्लेषण होता है, इसी को कहा जाता है फसल लॉगिंग। फसल लॉगिंग क्या है? एक मेथड है। मेथड किस चीज के लिए मेथड है? तो मैक्सिमम फसल जो हमें उत्पाद मिले, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है उसको लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फसल लॉगिंग करते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, तो उसमें किसी भी फसल के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए, तो उस पोषक तत्व की कितनी मात्रा चाहिए, इसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं? पादप का विश्लेषण करते हैं, उसी को क्या नाम दिया गया? पादप लॉगिंग या क्रॉप लॉगिंग या फसल लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो भी पॉइंट्स आज हमने बताए वो आपके लिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। आप रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।